हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तो यानी आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि इस बार का जो सिलेबस है उसमें लगभग कुछ संशोधन किया है सरकार ने या कटिंग किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें टोटल 10 लेसन पढ़ने हैं। कितने लेसन पढ़ने हैं? 10। और उस 10 लेसन में से हमारा ये दूसरा लेसन है जिसका नाम है वैद्युत रसायन। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले हम आपको बताते हैं वैद्युत रसायन क्या है। वैद्युत रसायन, जैसा कि आपको पता है, रसायन का तात्पर्य रासायनिक पदार्थों से है। रसायन का तात्पर्य रासायनिक पदार्थों से है। किससे है? रासायनिक पदार्थों से। और वैद्युत यानी बिजली, आप तो जानते ही हैं। बिजली यानी कि विद्युत, जिसे आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को कहीं ना कहीं, यदि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाए, मैं अगर इसको परिभाषित करना चाहूं तो कैसे परिभाषित करूंगा? रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रासायनिक पदार्थों की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी बिजली में या विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, रसायन विज्ञान यानी वैद्युत रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रासायनिक पदार्थों की ऊर्जा को वैद्युत या बिजली में रूपांतरित कर देती है, वह क्या कहलाती है? वैद्युत रसायन। दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की चीजें होंगी। दैनिक जीवन में हम कौन कौन सी चीजों का उपयोग करते हैं वैद्युत रसायन के रूप में? जैसे रसायन की अब बात करें, मीथेन गैस से आप विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जिसको गोबर गैस कह सकते हैं, पुराने जमाने में लोग इस्तेमाल करते थे इसका। वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परस्पर रूप से रूपांतरित किया जाता है तथा इनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, वह क्या कहलाती है? वैद्युत रसायन। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं वैद्युत रसायन क्या होता है, कैसे इसके बारे में हम समझ सकते हैं या जान सकते हैं। वैद्युत रसायन, अब रासायनिक ऊर्जा की अगर आप बात करें तो मैं बोलूं, ये मेरे पास 2 बीकर्स हैं। एक में मैंने कॉपर की छड़ लगा दी, दूसरे में जिंक की। ये कॉपर की छड़ है और ये जिंक की। इसमें जो विलयन है वो कॉपर सल्फेट है, देखो ये जो विलयन है वो है जिंक सल्फेट। इसमें जो विलयन है वो कॉपर सल्फेट है। अब अगर इसे हम साल्ट ब्रिज की सहायता से जोड़ दें, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो चूंकि ये जिंक सल्फेट और ये कॉपर सल्फेट दोनों क्या है? एक प्रकार के रसायन।
और इन रसायनों का उपयोग करके हमने रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया या परिवर्तित कर दिया, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया या परिवर्तित कर दिया। यही तो है वैद्युत रसायन, जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाए या उनके बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन। समझ गए मेरी बात? मैं इसका रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूं आपको। यहां 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अगर ऐसी कुछ प्रोसेस होती है तो हम देखते हैं कि इनमें दोनों प्रकार के रसायनों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिससे रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और एकदम मजे से पढ़ रहे होंगे मेरी बात को। तो मुस्कुराओ और बोल लो, समझ गए मेरी बात? ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। विद्युत चालक, चालक क्या होते हैं? देखिए, साधारण सी भाषा में चालक का मतलब है जो विद्युत धारा का प्रवाह करें, जो विद्युत धारा का प्रवाह करें या जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, उन्हें ही चालक कहा जाता है। वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दूं आपको, विद्युत चालक क्या क्या हो गया? जैसे धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं सबकी सब विद्युत की चालक हैं। चांदी, सोना, तांबा, कॉपर, जिंक, ईटीसी, ये जितनी भी धातुएं हैं सबकी सब विद्युत की चालक हैं। दूसरा, अम्ल, क्षार, लवण, ये सब विद्युत के चालक हैं। अम्ल की यदि आप बात करें, HCl, H2SO4, CH3, COOH, ये जितने भी अम्ल हैं सब विद्युत का चालन करते हैं। क्षार की अगर आप बात करें, NH4OH, KOH, NaOH। लवण की आप बात करें, NaCl, ये जितने भी हैं ये सब विद्युत के क्या हैं? चालक, क्योंकि इन सभी में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत के चालक कहलाते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए। बोलो, मजा आ रहा है? नहीं, आना चाहिए मजा। मजा नहीं आएगा तब तक कहाँ मजा आएगा? हमें, यदि आपको मेरे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, आपको मेरी बात समझने में मजा नहीं आएगा, तो मुझे कैसे मजा आएगा बताओ? इसलिए एंजॉय करते रहिए और इसको नोट करिए। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा है कुचालक, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? कुचालक। जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें कुचालक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कांच, रबर, शुद्ध जल, लकड़ी, ये सब के सब विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? कुचालक। जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो। अच्छा, एक बात बताओ, आपसे पूछो, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हम लोग क्या हैं? सुचालक हैं कि कुचालक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि हम लोग क्या हैं?
क्या है, सुचालक है कि कुचालक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम लोग क्या हैं, सुचालक हैं कि कुचालक। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है विद्युत चालक। विद्युत चालकों के प्रकार, दो प्रकार के। पहला हो गया धात्विक चालक। पहला क्या हो गया, धात्विक चालक, और दूसरा क्या हो गया, विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक वे पदार्थ, एक सेकंड में चेक कर लूं आगे क्या है। धात्विक चालक में आपका हो गया सोना, चांदी, तांबा और जिंक, ये सारे के सारे आपके धात्विक चालक हैं। दूसरा आवेश वाहक की प्रकृति के आधार पर, आवेश वाहक की प्रकृति के आधार पर चालकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला धात्विक चालक और दूसरा हो गया विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक में सभी धातुएं आएंगी, क्योंकि धातुओं के पास कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं के पास कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप विद्युत अपघटनी चालक की बात करें, ऐसे पदार्थ, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, विद्युत अपघटनी चालक ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में अथवा मुक्त आयनों में उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। कैसे चालक कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी चालक। इसका मतलब क्या है, ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था, जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया, एक बात बताओ, नमक जब इसको H2O के साथ डाला जाएगा तो इसका आयनन हो जाएगा और दो प्रकार के आयन मिलेंगे, Na+ और Cl-। ये दोनों आयन Na+ और Cl- जब स्वतंत्र रूप में होंगे तो ये विद्युत जो नमक है ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा, लेकिन जब जलीय विलयन बनाएंगे यानी पानी में इसको डाल देंगे तो ये विद्युत धारा का चालन करेगा, क्योंकि आयनों में टूट जाएगा। तो जलीय विलयन का मतलब क्या हो गया, जब उसको पानी में डाल दिया जाए। गलित अवस्था, सीधी सी बात है यार, नमक को पानी में डालोगे तो गलेगा ही ना, ठोस अवस्था में तो आएगा नहीं। या गलित अवस्था या मुक्त आयन, ये आयन क्या है, मुक्त अवस्था में, दोनों आयन किस अवस्था में है, मुक्त अवस्था की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। चूंकि यहाँ आवेश के वाहक का कार्य आयन करते हैं, आवेश के वाहक का कार्य कौन करते हैं, आयन, इन्हें आयनिक चालक भी कहा जाता है। आयन, देखो आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। इसको बोलते हैं कैटायन और इसको बोलते हैं एनायन। देखो एक धनायन और एक ऋणायन। मैं HCl की बात करूं, HCl में आपको दो चीजें मिल जाएंगी, H+ और प्लस में Cl-। इसमें भी तो एक धनायन और ऋणायन है, तो जिसमें भी धनायन और ऋणायन यानी मुक्त आयन होंगे, या तो मुक्त आयन होंगे या वे गलित अवस्था में होंगे या उनका जलीय विलयन होगा, तो वो सब विद्युत धारा का चालन करेंगे, इसीलिए उनको कहेंगे विद्युत अपघटनी चालक। चूंकि यहाँ पर आवेश वाहक का कार्य आयन करते हैं, इसलिए इन्हें आयनिक चालक भी कहा जाता है। नोट कर सकते हैं अब आप इसे। चलिए आप इसको नोट कर चुके होंगे, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रबल विद्युत अपघट्य, देखिए जो विद्युत अपघटनी चालक है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक है दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या हो गया, वह विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या हो गया, वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक का मतलब क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट। जैसे मैं एग्जांपल लूं H2O, H2O का यदि आप आयनन करोगे तो मिलेगा H+ प्लस मिलेगा OH-। देखो दो पोल क्रिएट हो रहा है, एक +Q और एक -Q, इसलिए इसको बोलते हैं ध्रुवीय विलायक यानी कि पोलर सॉल्वेंट। लगभग पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कोई एसिड ले लें, एसिड के तौर पर हमने ले लिया HCl और HCl को हमने किस में डाल दिया, पानी में, और जब पानी को हमने
HCl को हमने पानी में डाला तो हम देखेंगे कि जो HCl है वो H+ और Cl- आयन में पूर्णतया वियोजित हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि वह अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायक तो मैंने आपको समझा दिया, पानी एक +Q और एक -Q, तो दो पोल क्रिएट हुआ इसलिए इसे ध्रुवीय विलायक कहते हैं, लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। पूर्णतः आयनित का मतलब क्या हुआ कि जिसका संपूर्ण भाग आयन में चेंज हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य। जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएं उन्हें कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य, और जो पूर्ण रूप से आयनित ना हो उन्हें कहेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब आप इसको नोट करिए, ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। देखिए जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो जाते हैं। जो जलीय विलयन में जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और उनका जस्ट उल्टा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। वह विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायक का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया, पानी या प्रोटिक सॉल्वेंट में कम आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, यानी जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। इसका मैं एग्जांपल आपको दूं दुर्बल विद्युत अपघट्य का, तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल। दूसरा हमारा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा हमारा है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये सब या फिर ये जितनी भी चीजें हैं या जो उदाहरण हैं मैंने आपको बताए हैं, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य इसलिए हैं क्योंकि जब इन्हें जलीय विलयन में डाला जाएगा तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे, और यदि ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। और यदि ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाएं, और दुर्बल विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित ना हो। तो समझ रहे हैं मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं मैं। देखिए जो पानी में यदि आप किसी भी पदार्थ को डालें तो कोई चीज है पूर्णतः आयनित हो जाएगी, पूर्णतः डिजॉल्व हो जाएगी। कोई भी वस्तु है जो पूर्णतः आयनित नहीं होगी यानी पूर्णतः डिजॉल्व नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार है विद्युत अपघट्य, जो पूर्णतः आयनित हो जाएगा जल में डालने पर उसे प्रबल विद्युत अपघट्य, और जो नहीं पूर्णतः आयनित होगा वो दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब आप इसको नोट करिए। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पदार्थ है जो विद्युत धारा का अच्छा सुचालक है, अच्छा सुचालक, या फिर मैं बात करूं सर्वाधिक सुचालक कौन है, चांदी। जितनी मात्रा में चांदी विद्युत धारा को प्रवाहित करेगी क्या सोना भी उतनी ही मात्रा में करेगा, आप कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि चांदी के चालकता का मान ज्यादा है और सोने के चालकता का मान क्या है, कम है। परिभाषा देखिए क्या दी हुई है, किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उस विद्युत अपघटनीय विलयन का चालकत्व कहलाती है। उस विद्युत अपघटनीय विलयन का क्या कहलाती है, चालकत्व। प्रवाहित करने की क्षमता, कितना प्रवाहित कर सकते हैं, कैसे प्रवाहित कर सकते हैं, कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है कोई भी विद्युत अपघट, यही उसकी क्या कहलाती है, चालकता। जो चालकता होती है प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जो चालकता है वो प्रतिरोध R के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है, अगर चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा, और अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, यदि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो जो चालकता का मान है वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको C से प्रेजेंट करते हैं, चालकता को C से दर्शाते हैं। C इक्वल टू क्या होता है, 1/R। कैसे, जब ये कांस्टेंट वाला
हटाएंगे आप और इस C को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी और क्या हो जाएगा 1/r, यानी C इक्वल टू क्या होता है 1/r। इसका जो मात्रक है वो है ओम इनवर्स महो इनवर्स, ओम इनवर्स महो इनवर्स। और एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक है, एसआई मात्रक वो है सीमेंस। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या कहलाता है, सीमेंस। एक बार पुनः मैं आपको समझा देता हूं। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, तो किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, कितनी अधिक मात्रा में वो विद्युत धारा को प्रवाहित करती है, वही उसकी क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनी चालकत्व। तो ये क्या होती है, प्रतिरोध R की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर आप R का मान घटाओगे तो चालकता बढ़ेगी, और यदि चालकता का मान घटाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता का मान घटेगा। इस कांस्टेंट को हटाएंगे, फिर जब इस C को इधर लाएंगे तो ये वैल्यू उधर जाएगी, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/r। तो C इक्वल टू क्या होता है 1/r, जहां C हमारी क्या है, चालकता यानी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। आशा करते हैं आप मेरी बात को समझ गए होंगे। थोड़ा मुस्कुराइए और हम भी आपके साथ मुस्कुराते हैं ताकि हमें लगे कि आप भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं और हम भी आपको पढ़ा रहे हैं।